आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखने के लिए एक सरल युक्ति है। तो पहले विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो उसके तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है दी जा रही है, चाहे विद्युत ऊर्जा के रूप में दी जा रही हो या किसी अन्य ऊर्जा के रूप में दी जा रही हो, तो उनको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, तो उस सेल में वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। फिर जब हम तार जोड़ करके किसी बल्ब को जलाना चाहते हैं, तो वही रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युत ऊर्जा में बदल करके हमारे बल्ब को जला देती है। तो ये प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल में। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल है, उनसे हम स्थायी विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटी सी डिवाइस है और सिंपल सी टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम स्थायी धारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि जैसा कि चित्र 3.12 में दिखाया गया है, मूल रूप से एक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो 3.12 फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए 3.12 चित्र है। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक राड होती है जो डाल दी जाती है विलयन में। एक बर्तन में विलयन रहता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी बिजली प्रवाहित करके किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है। जैसे NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ा जाएगा। तो इसलिए यह इलेक्ट्रोलाइट है, और जो पदार्थ टूटता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और जिस बर्तन में ये काम होता है उसको सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह सकते हैं। तो इसमें 2 राड होते हैं, एक P और एक N है। देखिए, P से करंट जा रही है, तो सीधी सी बात है कि ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड। P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब निगेटिव। तो इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जैसा कि चित्र 3.12 में दिखाया गया है, मूल रूप से एक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि धनात्मक P तथा ऋणात्मक N कहलाते हैं। ये एक विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे रहते हैं। जो ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसी में ये दोनों राड डूबे रहते हैं। विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के साथ आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हीं से चार्ज का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप धनात्मक इलेक्ट्रोड के ठीक पास विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु A पर चित्र 3.12A तथा स्वयं इस इलेक्ट्रोड के बीच एक विभवांतर V पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात, जैसा हमने पीछे भी बताया है कि P का मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी विद्युत विभव ज्यादा होगा। N का मतलब निगेटिव, इसमें विद्युत विभव 0 से कम होगा यानी निगेटिव होगा। तो वही कह रहा है कि इसी प्रकार ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अपने ठीक पास के विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु B के सापेक्ष एक ऋणात्मक विभव यानी V निगेटिव, या यूं कहे V का मान 0 से ज्यादा या बराबर पर हो जाता है। यहाँ पर देखिए गलत लिख रहा है, 0 से कम या बराबर पर। यह चिन्ह गलत लिखा है, इसको देखते हैं इंग्लिश वाली बुक में।
यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में यहाँ पर देखिए कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर ये जीरो या बराबर होता तो ये निगेटिव कैसे है, तो इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये साइन उल्टा होना चाहिए हमारी समझ से इसका, तभी ये निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो इसको ध्यान देना है। अभी आगे पढ़ते हैं तो ये चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी। इसको और पढ़ते हैं। निगेटिव पोटेंशियल कुल मिला करके रहेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड में, और पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा कुल मिला करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। तो इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक विभव पर हो जाता है तो बिंदु बी के सापेक्ष, ये बिंदु बी है जो, इसके सापेक्ष ये ऋणात्मक विभव में होता है। ये यहाँ पर देखिए साइन उल्टा होना चाहिए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों बुक में लिखा है। कुल मिलाकर ऋणात्मक विभव यानी निगेटिव पोटेंशियल होगा। इसको समझिए। अब अगर आगे कोई ऐसी बात आएगी तो देखते हैं। तो वही कह रहा है कि जब कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तो समस्त विद्युत अपघटनी विलयन का समान विभव होता है, जिससे कि P तथा N के मध्य विभवांतर V पॉजिटिव माइनस निगेटिव V बराबर V पॉजिटिव प्लस V निगेटिव रहता है। तो कुल मिला के जब करंट का फ्लो नहीं होता तो करंट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि ये दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब ये बराबर हो जाएगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो A और B दोनों बिंदु या P और N दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बराबर होगा, जैसा यहाँ बता रहा है। तो धनात्मक में ऋणात्मक घटाएं या धनात्मक में ऋणात्मक को जोड़ें। यहाँ देखिए अंदर ऋण किया है, निगेटिव में रहेगा पोटेंशियल, और घटाएंगे तो ये ऋण ऋण पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस लगाया है। तो कुल मिला के P और N दोनों पर विभवांतर बराबर होगा, यानी P और N का विभव बराबर होगा। इस अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे E से निर्दिष्ट करते हैं। तो ये जो विभव का अंतर होता है, तो इसी विभव के अंतर के कारण आवेश धनात्मक धारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाती है। तो जाहिर सी बात है, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो कोई बल लगेगा तभी जा सकती है। जैसे साइकिल को हम अपने घर से विद्यालय तक ले जाएं तो पैडल मारते हैं, अपने शरीर से बल लगाते हैं। तो आवेश धारा भी P से N तक जाएगी तो कोई ना कोई बल लग रहा है। चूंकि ये विद्युत के कारण बल लग रहा है, इसलिए इसे विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या शॉर्ट फॉर्म में EMF कहते हैं। तो EMF E इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V निगेटिव इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब E की वैल्यू या EMF की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, यानी कहने का मतलब कि बल लग रहा होगा धनात्मक, तभी करंट का प्रवाह हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि E वास्तव में एक विभवांतर है, बल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि विभव में अगर अंतर नहीं होगा तो कैसे करंट फ्लो करेगी। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो यहाँ पर E है, ये EMF की वजह से E ना इसको मान लीजिएगा। ये एप्सिलॉन जो है ये हमारा विभवांतर है, विद्युत वाहक बल नहीं है, ये बता रहा है। तथापि इनके नाम के लिए विद्युत वाहक बल का प्रयोग ऐतिहासिक कारणों से करते हैं, और यह नाम उस समय दिया गया था जब यह परिघटना उचित रूप से समझी नहीं गई थी। तो विद्युत वाहक बल शब्द जो है ये हकीकत में विभवांतर ही है। तो ये परिभाषा चूंकि तब दी गई थी जब सही से हम लोग इस विषय में जानते नहीं थे, तो हम ये समझते थे कि कोई बल है जो आवेश को यहाँ से धारा को P टर्मिनल से N टर्मिनल की ओर ले जा रही है। तो धारा का मतलब आवेश का प्रवाह, तो आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब कोई बल लग रहा है। तो इस वजह से इसी विभवांतर को
विद्युत वाहक बल कहा गया। हकीकत में ये विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं बल्कि विभवांतर है। तो इस बात को ध्यान देना। अब देखिए आगे कह रहा है कि एप्सिलॉन का महत्व समझने के लिए सेल से संयोजित एक प्रतिरोधक आर पर विचार कीजिए। तो इसको समझने के लिए हमें यह सोचना है कि इस सेल से कोई ये प्रतिरोध आर जोड़ दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है आर से होकर एक विद्युत धारा सी से डी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो एक करंट जो है इस सी से डी की ओर जा रही है। यहां से करंट निकली और यहां से होते होते ये सी से डी की ओर प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, एक स्थायी धारा बनाए रखी जाती है क्योंकि विद्युत धारा विद्युत अपघट से होकर एन से पी की ओर प्रवाहित होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो अपघटन करने के लिए जो विद्युत अपघट है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अपघटन करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा दी गई वो सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अब जब टर्मिनल को जोड़ा जा रहा है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में निकल करके आ रही है। तो वही कह रहा है कि जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, एक स्थायी धारा बनाए रखी जा रही है क्योंकि विद्युत धारा विद्युत अपघट से होकर एन से पी की ओर प्रवाहित हो रही है। स्पष्टता विद्युत अपघट से होकर यही धारा एन से पी की ओर प्रवाहित होती है, जबकि आर से होकर यही धारा पी से एन की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान देना है, विद्युत अपघट की बात करें यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो करंट एन से पी की ओर जा रही है। इसको ध्यान से समझिए। हमने आपको बताया है कि करंट के फ्लो होने के लिए ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना है कि एक परिपथ कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करिए। तो क्लोज सर्किट एक ही तरीके से हो सकता है कि ये करंट जो इधर से यहाँ जा रही है P से N की ओर बाहर, P से N की ओर, तो अंदर N से P की ओर जाए, तो ये सर्किट पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बाहर तो धारा करंट P से N की ओर जा रही है, लेकिन इस विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ये जो विलयन भरा है इसमें N से P की ओर जा रही है। ये N है, ये P है, तो N से P की ओर जा रही है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि किसी भी करंट के फ्लो के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर कहीं वायर कटा है तो आपके घर में बिजली नहीं आएगी क्योंकि परिपथ कंप्लीट नहीं है। कह रहा है कि आर से होकर एक विद्युत धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है जैसी कि पहले व्याख्या की जा चुकी है। एक स्थायी धारा बनाए रखी जाती है क्योंकि विद्युत धारा विद्युत अपघट से होकर एन से पी की ओर प्रवाहित होती है। तो विद्युत अपघट में एन से पी की ओर, बाहर पी से एन की ओर या सी से डी की ओर। स्पष्टता विद्युत अपघट से होकर यही धारा एन से पी की ओर प्रवाहित होती है, जबकि आर से होकर यही धारा पी से एन की ओर प्रवाहित होती है। तो बाहर पी से एन की ओर और अंदर एन से पी की ओर। बाहर पी से एन की ओर, ये देखिए पी से एन की ओर, अंदर एन से पी की ओर। तो हर एक चीज को अच्छे से समझते चलिए। कह रहा है जिस विद्युत अपघट से होकर यह धारा प्रवाहित होती है उसका एक परिमित प्रतिरोध स्मॉल आर होता है। जैसे तार में प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, उसी प्रकार जो विलयन सेल में भरा है जिसको विद्युत अपघट्ट कह रहे हैं उसमें भी धारा का विरोध होता है क्योंकि वो भी परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है कि धारा जब चलेगी तो वो टकरा करके चलेगी, तो वो भी रुकावट करेंगे। तो उस जो विद्युत अपघट्ट के विलयन के अंदर जो प्रतिरोध है, तो चूंकि सेल के अंदर है इसलिए इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो एक परिमित मतलब उसका एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इस प्रतिरोध को आर बोलते हैं जो विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब चूंकि ये सेल के अंदर है
इसलिए इसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करें जब R अनंत है, कैपिटल R है देखिए बाहर वाला, जिससे कि I इक्वल टू वी अपान आर इक्वल टू 0, जहां V P से N के मध्य विभवांतर। तो R पर अगर विचार किया जाए और हम ये मान लें कि R अनंत है यानी इनफाइनाइट है, ऐसा तार लिया गया जिसका प्रतिरोध अनंत है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका प्रतिरोध अनंत होगा तो इतना ज्यादा रुकावट कर देगा कि करंट उससे नहीं बह सकती, धारा उससे नहीं बह सकती। इसलिए I इक्वल टू देखिए 0 हो गई। जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, आवेश के चलने को की रुकावट अनंत हो जाएगी तो करंट नहीं फ्लो होगी। वैसे भी किसी चीज में अनंत का भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है। तो I इक्वल टू वी अपान आर है, R की जगह अगर हम अनंत यानी इनफाइनाइट रखेंगे तो I की वैल्यू 0 आ जाएगी। जहां पर V जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल हमारा विभव P व N के मध्य विभवांतर है, बता रहा है। तो देखिए विभवांतर को ऐसे विभव का अंतर मतलब डेल्टा भी लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ V लिख रहा है इसलिए वो बता रहा है कि ये विभव नहीं बल्कि P और N के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल टू P तथा A के मध्य विभवांतर प्लस A तथा B के मध्य विभवांतर प्लस V तथा N के मध्य विभवांतर बराबर एप्सिलॉन। तो V देखिए क्या क्या है, इसको फिगर में अच्छे से समझ करके करने का प्रयास करते हैं। तो V बराबर क्या है, P तथा A के मध्य विभवांतर। तो इसको देखिए P तथा A के मध्य, ये जो बिंदु A है तो P और A के मध्य विभवांतर प्लस A तथा B के मध्य विभवांतर, A तथा B के मध्य विभवांतर प्लस B तथा N के मध्य विभवांतर, B तथा N के मध्य विभवांतर। तो ध्यान दीजिए P तथा A के मध्य विभवांतर, A तथा B के मध्य विभवांतर और B तथा N के मध्य विभवांतर, यानी ये पूरा रास्ता इसके बीच जो विभवांतर है वही इन P और N के बीच विभवांतर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यही हमारा एप्सिलॉन है जिसे विद्युत वाहक बल कहते थे। तो साफ समझ में आ गया कि ये बल नहीं है बल्कि विभव का अंतर यानी विभवांतर है P और N टर्मिनल के मध्य में। अतः विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन एक खुले परिपथ में अर्थात जब सेल से होकर कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर है। तो ध्यान दीजिए कि जब सेल में कोई करंट फ्लो ना हो तो उस समय जो ये एप्सिलॉन है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, ये टर्मिनल धनात्मक और टर्मिनल ऋणात्मक यानी धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि A तथा B के मध्य विभवांतर के लिए व्यंजक IR में ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर है, तथापि यदि R परिमित है यानी इसका एक सीमा है, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इफ हाउएवर R इज फाइनाइट, मतलब इसको अनंत नहीं है, इनफाइनाइट मतलब अनंत और फाइनाइट का मतलब अनंत ना हो, मतलब उसको गिना जा सके। तो वही कह रहा है कि अगर R फाइनाइट या परिमित है तो I शून्य नहीं होगा। भाई जब R का मतलब रुकावट, प्रतिरोध का मतलब रुकावट जब अनंत है तब I 0 था, और जब R अनंत नहीं होगा यानी कोई वैल्यू होगी तो I भी शून्य नहीं होगी, उसकी भी कोई वैल्यू होगी। उस स्थिति में P तथा N के मध्य विभवांतर V इक्वल टू सेम वैसे ही P तथा A के मध्य विभवांतर, तो P हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए V पॉजिटिव लिखा है। A तथा B के मध्य विभवांतर तो प्लस V निगेटिव लिखा है। वैसे ध्यान दीजिए A तथा B के मध्य विभवांतर
तो ए और बी हमारा ए और बी ये विलयन का है, तो ये आई आर है आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि विलयन के अंदर है। बी तथा एन का माइनस ये वाला होना चाहिए निगेटिव वैल्यू, तो ये निगेटिव वैल्यू बी तथा एन के मध्य है, क्योंकि एन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। तो ध्यान दीजिए बी तथा एन इधर ऋणात्मक होना चाहिए, ये ऐसे लिख दिया है। ए व बी के मध्य विभवांतर माइनस आई आर है, बी व एन के मध्य विभवांतर निगेटिव में भी है। उस स्थिति में पी व एन के मध्य विभवांतर क्या होगा, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, क्योंकि V पॉजिटिव और V निगेटिव ये दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही उस समय का विभवांतर है, और उसी को एप्सिलॉन लिखा जाता है। तो इसलिए एप्सिलॉन माइनस आई आर कर दिया। तो ध्यान दीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए कि जब किसी विलयन की बात होगी तो V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर लिखा जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला निकल करके आ गया। अब कह रहा है कि ये तथा बी के मध्य विभवांतर के लिए व्यंजक आई आर में ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान दीजिए। यह ऋण चिन्ह लगा है, इस पर बहुत विचार करना। यह इसलिए है कि विद्युत अपघट्ट में धारा आई बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट के अंदर करंट हमारी बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही। तो बी से ए की ओर यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जब विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित होगी तभी वह ऋण चिन्ह रहेगा। अगर इसका हम उल्टा कर दें इधर को और ये करंट हमारी इधर को चलने लगे तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिए कि ये गलती कहीं ना होने पाए। तो ध्यान दीजिए, आई आर में जो ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋण तब है जब बी से ए की ओर धारा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान दीजिए, बाहर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में। अगर ये हम ए से बी की ओर कर दें तो ये चिन्ह फिर हमको बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब नीचे देखिए कह रहा है कि प्रायोगिक परिकलनों में जब धारा आई ऐसी होती है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन आई आर, तब परिबद्ध में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि जब कोई हम प्रैक्टिकल करते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि विद्युत वाहक बल, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जब करंट सेल से नहीं ली जा रही तब, तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस आई आर से बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसकी वैल्यू को नकार देंगे, तो वही नगण्य माना जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के वास्तविक मान विभिन्न सेलों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर एक सेल में जो विद्युत अपघट्ट भरा है उसकी क्रिया, दुनिया का तमाशा, कई फैक्टर लागू होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हर सेल के लिए जो आर है हमारा स्मॉल वाला यानी आंतरिक प्रतिरोध, वो अलग अलग होते हैं। तथापि शुष्क सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध सामान्य विद्युत अपघटनी सेल से बहुत अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो ड्राई सेल होते हैं हमारे, शुष्क सेल जिसमें विलयन नहीं भरा होता है, तो उनका विद्युत अपघटन आंतरिक प्रतिरोध ये विद्युत अपघट्य वाले सेलों से बहुत अधिक होता है। हमने यह भी अवलोकन किया है कि जब आर से होकर विभवांतर वी है तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। तो ये हमने पढ़ा है। तो ये जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य माना जाएगा तब ये कंडीशन हमारी फिट होती थी। तो वही कह रहा है कि ओम के नियम में हमने V इक्वल टू आई कैपिटल आर पढ़ा है। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है कि ये तब होगा जब आई आर बहुत नगण्य होगा।
स्मॉल आर। अब देखिए आगे कह रहा है कि समीकरण 3.38 तथा समीकरण 3.39 को संयोजित करने पर, तो ओम के नियम से V बराबर आई आर है, और विद्युत अपघटनी सेल के लिए V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर है। इनको दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि दोनों V बराबर आई आर भी है, V बराबर एप्सिलॉन माइनस आई आर है। तो दोनों को जब बराबर करेंगे तो I इक्वल टू एप्सिलॉन अपान आर प्लस आर आ जाएगा, जहां R बराबर 0 के लिए सेल से अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। तो अगर सेल से हमको अधिकतम धारा प्राप्त करना है तो बाहर वाला जो करंट है, बाहर वाला जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो 0 रखना पड़ेगा। तथापि अधिकांश सेलों में अधिकतम अनुमत धारा इससे बहुत कम होती है, जिससे सेल को स्थायी क्षति से बचाया जा सके। तो जो अधिकतम धारा I इक्वल टू आई मैक्सिमम है वो एप्सिलॉन अपान आर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात, जब ये R की जगह 0 रख देंगे तो अधिकतम धारा लेना है तो I R की जगह 0 रखेंगे, कैपिटल R की जगह, तो I अधिकतम इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर हो जाएगी, यानी I मैक्सिमम। अब मैक्सिमम करंट हम सेल से तब ले सकते हैं जब परिपथ में बाहर प्रतिरोध 0 हो क्योंकि जब अवरोध कम से कम होगा तो धारा अधिक से अधिक जाएगी, क्योंकि अवरोध ही धारा के चलने का विरोध कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि R अगर 0 हो जाएगा तो करंट अच्छे से फ्लो होगी और अधिकतम होगी। तो इसको यहाँ पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हर चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे और करने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए आ जाता है श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, यानी जो अभी तक हम पीछे जो चैप्टर में पढ़े थे उसमें प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर में जोड़े थे, यानी सीरीज और पैरेलल में। अब यहाँ हम सेलों को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। तो सेलों को सीरीज और पैरेलल में जोड़ करके उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।